In this video, we will start a new chapter of Unit 2nd, and this chapter is also the second, that is molecular basis of inheritance. इस चैप्टर में हम कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट द डीएनए, आरएनए, their methods of passing information from one step to another, formation of protein, regulation of gene expression, lac operon, human genome project as well as DNA fingerprinting. So यहाँ पर इस चैप्टर में जितनी भी हमारे टॉपिक्स हैं all are around the DNA, मीन्स डीएनए इस चैप्टर का सेंटर है और उस सेंटर को ही ध्यान में रखते हुए इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ एक इंट्रोडक्शन लेते हैं अबाउट द डीएनए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं डीएनए के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए की जो फुल फॉर्म है दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड दिस डीएनए इज द लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल, वी कैन से इट मैक्रोमोलिक्यूल, एंड इट इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ inheritance. It helps in transmission of characters from one generation to another. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करता है. तो जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए is the genetic material. ये जो डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल है. जनरली बैक्टीरियाज में, वी कैन से इन द प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, सभी के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. लेकिन जब हम वायरसेस की बात करते हैं, एक्सेप्शन है इन केस ऑफ वायरस. इन वायरसेस द आरएनए और वी कैन से डीएनए is the genetic material. Means viruses में RNA भी genetic material हो सकता है. Generally RNA ही होता है, and in few cases there is present the DNA as the genetic material. तो आगे जब हम इसको स्टडी करें तो जैसे हम जब क्रोमोसोम को पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम में मेनली दो चीजें होती हैं, दो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. एक होता है प्रोटीन और दूसरा है इसके अंदर डीएनए. डीएनए यानी कि यहाँ डीएनए ना लिखकर हम ये कहें कि यहाँ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट यू कैन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन इट. वन इज प्रोटीन एंड वन इज न्यूक्लिक एसिड. और जब इस न्यूक्लिक एसिड को क्लासिफाई करें तो दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं. एक होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं, एंड सेकेंड वन इज आरएनए दैट इज नोन एज राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमने अभी स्टडी किया, जो कि जनरली वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है. तो ये है जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द डीएनए. नेक्स्ट वन इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टडी करें तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे दैट इज फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था डीएनए के लिए वो दिया, एंड ही फाउंड और यू कैन से डिस्कवर न्यूक्लिन फ्रॉम पस सेल जो कि डब्ल्यूबीसीज में प्रेजेंट होती है. वहां से उसने एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया और वो सब्सटेंस था न्यूक्लिन. तो फर्स्ट डिस्कवरी जो थी वो फ्रेडरिक मिशर की रही. फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए हर्टविग ने इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया, नेम्ड न्यूक्लिन और न्यूक्लिक एसिड. अब यहाँ जो उसने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया है वो किस बेस पर दिया है? सॉरी, देयर इज अ एरर. हर्टविग ने जनरली न्यूक्लिन जो स्टडी किया था उस न्यूक्लिन के लिए बताया था कि इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, हेल्प्स इन transmission of
कैरेक्टर्स मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर कैसे होता है, दैट वाज गिवन बाय द हर्टविग। उसके बाद जो साइंटिस्ट है ऑल्टमैन, ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया, ऑल्टमैन एक्चुअली कौन था, मिशर का स्टूडेंट था, और उसने न्यूक्लिन में उसने एसिडिक प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट किया। एसिडिक उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट थे और इन एसिडिक प्रोटीन्स के बेसिस पर उस न्यूक्लिन को उसने न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया, और उसके बाद डीएनए और आरएनए का डिस्क्रिप्शन चला। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया कोर्नबर्ग। कोर्नबर्ग ने डीएनए को सिंथेसाइज किया, डीएनए सिंथेसिस इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स आर्टिफिशियली, जैसे हम कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए को बनाने का जो मतलब खिताब है, ये जो अवार्ड है, वो किसको मिला, कोर्नबर्ग को मिला। तो इस तरीके से ये डिस्कवरीज हुई कि फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन फाइंड आउट किया, हर्टविग ने ये कहा कि न्यूक्लिन ही ट्रांसमिशन करता है कैरेक्टर का, ऑल्टमैन ने कहा कि न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाए बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ द एसिडिक प्रोटीन इन इट, एंड द कोर्नबर्ग सिंथेसाइज द इन विट्रो डी। नेक्स्ट आता है कि जो डीएनए है वो सेल के अंदर किस तरीके से प्लेस्ड होता है। तो नेक्स्ट इज अकरेंस ऑफ डीएनए और यू कैन से द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर हम दो डिफरेंट सेल्स के बारे में बात करते हैं, वन इज प्रोकैरियोटिक एंड वन इज यूकैरियोटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। दो डिफरेंट सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है, डीएनए नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, बाउंडेड बाय यू कैन से न्यूक्लियस नॉट एनी मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से वो डीएनए कवर्ड नहीं होता, इट एग्जिस्ट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, एग्जिस्ट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। और इस तरीके का कलेक्टिव जो स्ट्रक्चर बनता है जहां पर न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से ना हो या उसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, तो उसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, उसका जेनेटिक मटेरियल, वो थोरोली पूरी सेल के अंदर बिखरा हुआ होता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज न्यूक्लियोइड। उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर भी है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड का नाम देते हैं, जिसकी अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी है, इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, इट हैज अ स्पेशल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो इसके अपने फीचर्स हैं। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए का एग्जिस्टेंस होता है। जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो यहाँ पर जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवलप से बाउंडेड होता है, और इस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, ट्रू न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो यहाँ जो न्यूक्लियस है वो कम्प्लीटली मेम्ब्रेन बाउंड है और एक एनवलप के अंदर है, इसलिए उसे क्या नाम दिया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द डीएनए इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल। जब हम लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें कि किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए की लेंथ कैसी है, तो हम उस लेंथ ऑफ डीएनए को डिस्क्राइब करने के लिए एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट। कितने उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कितने बीपी इन द सेंस बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि बेस पेयर किस तरीके से काउंट करते हैं। थोड़ा बहुत हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि उसमें प्यूरिन पिरामिडिन दो टाइप के बेसिस होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इस तरीके से जो बेस पेयर्स हैं वो कितने किस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है कि उस डीएनए की लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ हमने 4 डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट आता है बैक्टीरियोफेज।
5 into 174, ये नाम है बैक्टीरियोफेज का। उसके अंदर टोटल न्यूक्लियोटाइड या हम बात करें बेस पेयर की तो कितने होते हैं 5, 3, 8, 6 टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सेकंड आता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज लैम्डा नाम है ये भी, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, जिसमें 48502 यानी कि वी कैन से हियर अबाउट 4800 और यू कैन से 48502 टोटल नंबर ऑफ द बेस पेयर्स आर प्रेजेंट हियर। ई कोलाई में जैसे बात करें तो 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये 10 की पावर 6 यूज किया है, इसके साथ यहाँ पर हम 0 काउंट कर लेंगे, प्लस पॉइंट पे है। तो इतने बेस पेयर एक नॉर्मल बैक्टीरिया जो आप ई कोलाई बैक्टीरिया लेकर चलते हो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जब ह्यूमन के n नंबर सेल की बात करते हैं, n नंबर मीन्स सेल में जो हैप्लॉइड कंटेंट है, उस हैप्लॉइड कंटेंट की अगर बात करें तो उसके अंदर टोटल बेस पेयर होते हैं 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। क्लियर? तो ये टोटल जो बेस पेयर्स हैं किसी भी डीएनए के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो डीएनए के टोटल बेस पेयर एक डीएनए की लेंथ को डिस्क्राइब करता है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन एज वेल एज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द डीएनए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।